हाय एवरीवन, वेलकम टू पीआर स्टडीज़। आज हम लोगों का ये पहला क्लास होने वाला है आईपीसी का। मूल विधि में एक जो यूपीएससी 2021 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, उसमें एक पोर्शन है मूल विधि एवं संविधान। उसमें मूल विधि के अंतर्गत ये आईपीसी का ये पहला आपका वीडियो होने वाला है। जैसा कि मैंने पिक में पहले ही लिख रखा है, आपको दरोगा बनना है, जज नहीं। तो दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो धाराएँ या जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या, जैसे आईपीसी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें हम पूरा जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उन सब के बारे में हम आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और चलो ये शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो हम लोगों को पढ़ना है पहले मूल विधि की। मूल विधि है क्या? तो मूल विधि क्या है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और इसके मूल विधि को समझने के लिए इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, विधि क्या है? तो विधि से तात्पर्य नियम या नियमों के उन समूह से होता है जो किसी राज्य में व्यक्ति और राज्य के क्रियाकलाप को नियंत्रित एवं संचालित करती है। विधि कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मूल विधि और प्रक्रिया विधि। मूल विधि और प्रक्रिया विधि। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मूल विधि क्या है। तो देखिए, दो प्रकार की होती है विधि, मूल विधि और प्रक्रिया विधि। सबसे पहले हम लोग मूल विधि के बारे में जान लेते हैं कि मूल विधि क्या है और मूल विधि में क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी। तो मूल विधि से तात्पर्य विधि के उस भाग से है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों का क्या होता है, बोध होता है, तथा साथ ही साथ विधि विरुद्ध किए गए कार्य का उसमें दंड का भी प्रावधान रहता है। मूल विधि में कहने का मतलब ये है, किसी व्यक्ति के अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ अगर वो कोई अपराध करता है तो उसके लिए अपराध से मतलब है कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करता है, ऐसा कोई कार्य जो विधि के विरुद्ध है, ऐसा कोई कार्य जो विधि के विरुद्ध है कोई करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी आपका मूल विधि में ही किया गया है। ठीक है। अब दूसरा आपका आता है दूसरा होने से पहले आप लोग ये देख लीजिए, मूल विधि का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है आपका आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860। तो ये चीज़ यही, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईपीसी बोल देते हो, भारतीय दंड संहिता को ही इंडियन पेनल कोड। और इसमें 511 धाराएं हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, उससे पहले हम लोग प्रक्रिया विधि समझ लेते हैं। प्रक्रिया विधि क्या है? तो देखिए, प्रक्रिया विधि में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। प्रक्रिया विधि से तात्पर्य विधि के उस भाग से है जिसमें किसी विधि विशेष में दिए गए प्रावधानों को लागू करने में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या होता है, विधि विरुद्ध कार्य को अपनाने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमें प्रक्रिया विधि में बताया जाता है। मतलब जैसे किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसके बाद की जो अपनाई गई प्रक्रिया होगी उसको हम प्रक्रिया विधि के अंदर डालेंगे उसमें। अब दंड प्रक्रिया संहिता क्या, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा आपका, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हो क्रिमिनल पेनल कोड, शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी। और इसमें 484 धाराएं हैं, 484 धाराएं हैं। अच्छा, इसको जो इनका जो प्रक्रिया विधि का जो पूरा कामकाज है या इसको जो फॉलो करते हैं वो लोग पुलिस, वकील और जज, इन तीनों लोग जो हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग ने क्या सीखा, इस चीज़ के बारे में जाना कि ये है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके विरुद्ध इसकी जो चीज़ें थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि ये है क्या, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आपको सरल भाषा में अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप कहीं मान लो कहीं मार्केट में गए, आपका कोई झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद आपने कि कोई व्यक्ति से झगड़ा हुआ और आपने उसका, मान लो गुस्सा में आपकी लड़ाई हो, आपने उसका मर्डर कर दिया, आपने उसकी क्या कर दिया, हत्या कर दी। ठीक है। तो जैसे ही आपने हत्या की तो आप 302 मुकदमा आप पे लग जाएगा, 302 धारा के तहत आप अपराधी होंगे। मतलब जज साहब आपको जब ये कोर्ट में साबित हो जाएगा कि हत्या आपने की है तो आपको 302 के तहत आपको अपराधी माना जाएगा और आपको जो भी सज़ा है, उम्र कैद या फांसी तक जो भी है तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये सब जो चीज़ है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी अपराध की परिभाषा, किसी भी अपराध की परिभाषा और अपराध की परिभाषा तथा उसके बारे में जो दंड है उसका सारा जिक्र कहाँ पे आता है, आपका मूल विधि के पोर्शन आईपीसी में आ जाता है। ठीक है, आईपीसी में। और अब जब आपने क्या किया, आपने उसको मार दिया, उसके मारने के बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे कि आपने हत्या कर दी, आपके पास आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद आप क्या, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। पुलिस को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, आपको 24 घंटे के अंदर क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होता है।
तो ये जो सारी, उसके बाद जो है आपका पूरा ट्रायल चलता है कोर्ट में, वकीलों के द्वारा आपका पक्ष रखा जाता है। उसके बाद जो है जज साहब जो फैसला देंगे, ठीक है ना, उससे पहले की जो प्रक्रिया है, फैसला से पहले की प्रक्रिया, देखो फैसला तो 302 धारा के तहत आईपीसी के तहत होगा, लेकिन उससे पहले जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, पुलिस द्वारा पूछताछ, रिमांड पे लेना, ये सारी प्रक्रिया आपको किस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, उसके बाद जेल भेज दिया जाना, ये जो सारी प्रक्रिया है वो आपकी आ जाएगी सीआरपीसी में, ठीक है। तो आप ये, मुझे लगता है सीआरपीसी के बारे में जान चुके होंगे। वो प्रक्रिया है जिससे मतलब आपको सज़ा से होने वाली जो भी प्रक्रिया है, और इसको पुलिस, जज और जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मूल विधि की जो आईपीसी है उसके बारे में जान लेते हैं, ये जो दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आईपीसी में ये कब अधिनियमित हुआ। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि आईपीसी आपकी कब अधिनियमित हुई, तो अधिनियमित हुई थी आपकी, इसको 1860 में है, और इसकी डेट हो जाएगी आपकी 6 अक्टूबर 1860 में, ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 में। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीसी जो है कब आपकी लागू हुई, अधिनियमित हुई, सॉरी, तो हो जाएगा आपका 6 अक्टूबर 1860 में, 1860 में। इसमें कितनी धाराएं हैं, दूसरा क्वेश्चन 511 हैं, ठीक है। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि कब ये लागू हुई या प्रवृत्ति में जब आई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे नोट नहीं है लेकिन इसको आप नोट कर सकते हो, 1 जनवरी 1862 में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको समझना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आईपीसी कब अधिनियमित हुई, तो 6 अक्टूबर 1860 में, ठीक है, कब एक्ट बना मतलब, और कब लागू हुई, तो लागू जब होगी तो 1 जनवरी 1862 में, 1 जनवरी 1862 आपको याद रखना है। मैं सही से लिख दूँ, 1 जनवरी 1862 में लागू हुई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीआरपीसी एक्ट कब बना, ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाए, 1973 में बना। धाराएं कितनी हैं, 484। किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, पुलिस, वकील और जज। हम लोग याद रखें भाई, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एज ए दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो हमें कोई वकील बनना है और ना हमको कोई वो अलग से कोई जज बनना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग देखिए पूरी आईपीसी के अंदर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, यही अपराध की परिभाषाएं और दंड का प्रावधान, जितना भी अपराध है उन सारे की परिभाषाएं और उनके बारे में जो दंड है, उनके लिए जो दंड है, वो सारा का सारा आपका आईपीसी में ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात अगर अपराध की हो रही है तो ये धारा ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि अपराध क्या है, ठीक है, और अपराध कहाँ परिभाषित है। तो आपको बता दें, धारा 40 आपकी होती है, धारा 40 क्राइम, अपराध को बताती है। डायरेक्टली क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है अपराध कहाँ परिभाषित है, तो आपका आंसर होगा धारा 40। अब अपराध कैसे हो सकता है, अपराध होता क्या है, देखिए अपराध 2 तरीके से हो सकता है। पहले तो ये जान लो अपराध है क्या, तो कोई भी विधि विरुद्ध कार्य, कोई ऐसा कार्य जो विधि आपको ना करने के लिए कहती है, तो आप उसको अगर करते हो तो ये आप क्या हो जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना मना है और आप चलाते हो तो क्या होगा, ये एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अपराध 2 तरीके से हो सकता है, कार्य को करके और कार्य को ना करके, कार्य को करके और कार्य को ना करके। मतलब आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि विधि यानी कि लॉ जिस काम को करने के लिए कहे और वो काम आप ना करो, ठीक है ना, और विधि जिस कार्य को ना करने के लिए कहे आप वो कार्य करो, तो ये क्या होगा, आपसे मतलब है व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या होगा, विधि विरुद्ध कार्य हो जाएगा और इसी को हम अपराध की श्रेणी में डाल देंगे। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, धारा 40 आपको बस इतना समझना है, धारा 40 किससे संबंधित है, तो अपराध से है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट धारा जो पिछली बार यूपीएसआई 2016 में पूछा भी गया है, और ये कभी भी आ सकती है, ये तो मतलब इसका तो इम्पोर्टेंट जो, और ध्यान रखना मैं वही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और जो आने आने के चांसेस हैं या जो आई हुई धाराएं हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए धारा 34 की हम लोग बात करते हैं, तो धारा 34 में आपका साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। सामान्य आशय को अग्रसर करने में आपको बस इतना ही याद रखना है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या मैंने स्पेशल वर्ड में लिख दिया है, विचारों का मिलन या मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि ये सामान्य आशय क्या है,
ठीक है, इस धारा को हम बहुत अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो धारा 34 को समझने के लिए आइए हम इसके कुछ मामलों पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ये ध्यान रखना, ये धारा 34 के सारे मामले हैं, एग्जाम्पल्स हैं धारा 34 के। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो। धारा 34 के ये सारे एग्जाम्पल हैं। इंदल सिंह बनाम क्राउन, ये बालेंद्र की जगह आप बारिंद्र कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बारिंद्र है। ठीक है, बारिंद्र। बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर, और शंकर लाल बनाम गुजरात राज, एंड कांतिया बनाम मुंबई राज। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ये जो मामले हैं आपके यूपीएसआई में डायरेक्टली मामले पूछ लिए जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए महबूब शाह बनाम एम्परर का केस कहाँ पे किस धारा से संबंधित है। तो ये आए हुए क्वेश्चन हैं, और मैं इसका आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको ये चीज़ पूरा एकदम बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए एग्जाम यूपीएसआई में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे क्वेश्चन बने होते हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये पूरा मेरा गारंटी है, इसमें आप लोग बेफिक्र रहें, बस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लें। तो हम लोग धारा 34 की बात कर रहे थे। धारा 34 को समझने के लिए उसमें धारा 34 है क्या, इतना पहले जान लीजिए। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। सामान्य आशय क्या है उसको हम ढंग से समझेंगे। सबसे पहले इनके मामले जो दिए गए हैं उनमें से कुछ मामले जी मैंने इनके एग्जाम्पल ये लिख रखे हैं कि ये मामले धारा 34 के हैं। चलिए हम लोग इसी में से एक केस उठा लेते हैं, इंदल सिंह बनाम क्राउन। इंदल सिंह बनाम क्राउन में क्या होता है कि देखिए कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो हैं रात में अपना बैठ के एक योजना बनाते हैं, आराम से बैठ के कि भाई रात में कहीं पे बैठे हैं, दारू पी, मुर्गा खाया और बढ़िया से योजना बनाई कि चलो कल सुबह जो है, चार लोगों ने योजना बनाई कि कल सुबह चल के बैंक लूटनी है, या बैंक लूटनी है, आप चले, हम इंदल सिंह बनाम क्राउन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने योजना बनाई कि हम एक पोस्ट ऑफिस पे हमला करेंगे कल और उस पर लूटपाट करेंगे, अगर कोई ज़रूरत पड़ी, अगर किसी का हत्या की ज़रूरत भी पड़ी तो कर लेंगे। तो ये चार लोग सुबह जो है उठ के 10 बजे जैसे ही पोस्ट ऑफिस खुलता है तो ये लोग जो है पोस्ट ऑफिस के पास में, पोस्ट ऑफिस के आसपास ये बाउंड्री लगी हुई है, ये पोस्ट ऑफिस है, और ये पी जो है बाउंड्री के बाहर खड़े होके बस बाहर खड़ा हो जाता है और देखता है कि कोई बाहर से रखवाली करने की कोशिश करता है। और क्यू आर एस तीनों पोस्ट ऑफिस में अंदर जाते हैं और अपना लूटपाट करने के बाद, और वहाँ पे कुछ जो क्लर्क था उसने, मतलब जो लोग था अंदर, उसने मतलब इस चीज़ का विरोध करना चाहा, तो विरोध करने पे उन्होंने उसकी हत्या भी कर दी और अपना खिड़की के रास्ते से क्यूआरएस बाहर निकल गए। किसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड ने पी को अरेस्ट कर लिया, पी पकड़े गए और क्यूआरएस तीनों भाग गए, कभी वापस नहीं आए। तो देखिए ये मुकदमा लिखा जाएगा कैसे, इस चीज़ को समझने की बात है, ये भी समझ लीजिए कि मुकदमा कैसे बनेगा। क्यूआरएस तो है नहीं, लेकिन उनके अन्य में आ जाएगा उनका नाम। तो पी तथा अन्य तीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ऐसे मुकदमा बनता है। तो जब इनकी तरफ से दलील दी गई कोर्ट में पी के वकीलों के द्वारा कि भाई ये तो बाहर खड़े थे, इन्होंने तो कोई हत्या तो की नहीं है, तो वहाँ पे जज साहब ने ये इनकी दलील ये कहते हुए खारिज कर दी कि आप भले ही आपने हत्या ना की हो, लेकिन आप उन तीनों के साथ, मतलब आप चारों की एक साथ प्लानिंग हुई थी रात में और आपने प्लानिंग के तहत चीज़ें की हैं, आप उस प्लानिंग का हिस्सा थे। सामान्य आशय, मतलब आशय से मतलब है प्लानिंग, पूर्व नियोजित योजना, जिसमें आप लोगों की पूर्व नियोजित योजना रही हो, रात में आप लोगों ने, दोनों ने, चारों लोगों ने आपने एक साथ प्लानिंग की हो, प्लानिंग के तहत कोई काम किया हो, तो आप उससे अलग नहीं हो सकते। भले ही आप अंदर नहीं थे, लेकिन बाहर रह के आपको पूरी जानकारी थी कि अंदर क्या हो रहा है, और बाहर रह के आप उस अपराध में भागीदारी हो रही थी आपकी, आप बाहर रह के इसको क्या कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। तो क्या हुआ इस मामले में, जज साहब ने इसको पी को जो है दोषी माना। धारा 34 यही है आपका सामान्य आशय, मतलब आपका पूरी प्लानिंग थी, प्लानिंग का आप हिस्सा थे, और 302 मर्डर, 392 लूट के तहत इनको आजीवन कारावास की सजा दी। मुझे लगता है अब आप लोग सामान्य आशय से कुछ चीज़ें समझे होंगे। अब जैसे इसको एक बार फिर से आ जाते हैं, तो अब देखिए, अब इतनी मैंने कहानी बताई, तो अब इस चीज़ को आपको समझ में आएगा कि देखिए इसमें विचारों का मिलन बहुत ज़रूरी है। मतलब आप प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जी, आवश्यक तत्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो या दो से कम मिनिमम दो व्यक्ति होने चाहिए, उनका सामान्य आशय होना चाहिए, मतलब मस्तिष्कों का मिलन या पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए। तीसरा है कोई आपराधिक कार्य में सक्रिय भागीदारी हो। सक्रिय भागीदारी मतलब समझ रहे हो, तीन अंदर थे, एक बाहर खड़ा था पी, तो ये सक्रिय भागीदारी में आ जाएगा। और हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए, इस गुनाह के लिए बराबर का जिम्मेदार होगा। मतलब अब भले ही आपने मर्डर नहीं किया, लेकिन आप पूरा उतना ही दोषी हैं, आपने हत्या लूट जितना क्यूआरएस ने किया उतना ही पी भी दोषी
उसका माना जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये धारा अच्छे से समझ में आई होगी। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी धारा पे। ये जो मामले हैं इनको नोट समझ लेना। इंदल सिंह बनाम क्राउन, बारिंद्र यहाँ पे कर लेना, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर, शंकर लाल बनाम गुजरात राज, कांतिया बनाम मुंबई राज। ये चारों चार मामले जो हैं पूछे गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम धारा पढ़ते हैं, धारा 149। अब आप समझोगे कि सर ये कैसे हो गया भाई, भैया 149 पे कैसे पहुंच गए। तो ये इससे रिलेटेड धारा है, तो मैंने पहले ही बता दिया, दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, दुनिया का वकील और विधि विशेषज्ञ नहीं बनना है, और ना हम हैं विधि विशेषज्ञ। उम्मीद करते हैं जो बता रहे हैं समझ में आएगा आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं, धारा 149। धारा 149 में क्या है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य किए गए अपराध का दोषी होगा। आप यहाँ पे, अब आपको मेन चीज़ समझिए, मैंने इतनी बात बताई आपको नहीं समझ में आया होगा क्या है। अब यहाँ पे आपको जो मेन वर्ड जो है वो समझना है, सामान्य उद्देश्य क्या है और विधि विरुद्ध जमाव क्या है। ठीक है, तो हम सामान्य उद्देश्य को समझने से पहले इसका देखिए आवश्यक तत्व में भी विधि विरुद्ध जमाव लिखा है। इस धारा को पढ़ने के लिए हम पढ़ने से पहले थोड़ा से पीछे जाएंगे और एक धारा और समझने का प्रयास करते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव क्या है। विधि विरुद्ध जमाव अपने आप में एक धारा है, खुद अपने आप में एक धारा है। ये धारा 149, ठीक है, धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव। ये विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है, कम से कम पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव या एकत्रित होने से किसी विधि विरुद्ध कार्य से संबंधित हो। मतलब अगर कोई 5 या मिनिमम 5 होनी चाहिए, ठीक है, 5 से कम होंगे तो नहीं आएगा विधि विरुद्ध जमाव। 5 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम, और इनके द्वारा 5 या 5 से अधिक, कोई 5 व्यक्ति हैं उससे अधिक हैं तो, और कोई ये विधि विरुद्ध कार्य करने की योजना या उसके बारे में, ये विधि विरुद्ध कार्य का कोई भी करने का, अगर ये ऐसा इन्होंने कोई प्लान, मतलब इनका कोई इरादा है, तो ये विधि विरुद्ध जमाव में आपका आ जाएगा। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए धारा 149 को आप ऐसे समझ सकते हो। कभी कभी आप देखते हो ना, किसी किसी शहर में 144 लगा दी जाती है, धारा 144, मतलब अब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो तभी तो पुलिस देखते होगे, अगर आप चौराहे वगैरह पे 5 लोग खड़े हो जाते हो, कुछ लोग की भीड़ अगर ग्रुप में खड़े हो, तो पुलिस आपको ग्रुप से हटाती रहती है, तितर बितर करती रहती है, क्योंकि ये विधि विरुद्ध जमाव का एक मतलब खतरा रहता है कि आप कोई आपस में कोई आपकी ऐसी वो ना बन जाए, कि प्लानिंग ना बन जाए कि आप कोई अपराध की उस पर हो जाए। ठीक है, नॉर्मली आप खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस को वही अधिकार रहते हैं। चलिए ठीक है, 141 के लिए आपको मतलब पता चल गया होगा कि विधि विरुद्ध जमाव होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 149 पे आ जाते हैं अपने। तो सामान्य उद्देश्य का अग्रसर करने में विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य, तो विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य आप समझ गए होंगे। विधि विरुद्ध जमाव क्या है, धारा 141 है, और धारा 141 में कितने लोग होने चाहिए विधि विरुद्ध जमाव के लिए, कम से कम 5 या उससे अधिक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इस धारा को और अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें धारा 149 में एक मामला बहुत ही फेमस हुआ था, हरी सिंह का मामला। हरी सिंह का मामला क्या था, हरी सिंह के मामले में क्या होता है कि हरी सिंह अपना भाई थोड़ा सिंपल इंसान था, अपना कुछ खेती वेती लिए हुए था, तो ये वहाँ के उस एरिया के कुछ दबंग लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे पी जो है, इन पी की नज़र इनके खेत पे थी कि भाई कैसे भी करके इनका खेत हथिया लिया जाए। तो एक बार जो है बड़ा कहासुनी हुई, ये अपना कब्जा करने गए, तो कुछ कहासुनी हो गई बहुत ज़्यादा, तो पी ने कहा चलो अभी देखते हैं तुमको। पी अपने दोस्तों के पास गए, QRSTU, मैंने देखा ना यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग लिए हैं, क्योंकि यहाँ विधि विरुद्ध जमाव की बात होने वाली है। ठीक है, तो इतने लोग गए और इन्होंने, पी ने अपने दोस्तों को जाके बताया कि भाई देखो आज हरी सिंह को निपटाना है, हरी सिंह बहुत बनने लगे हैं, और इस तरीके से। तो QRSTU ने मतलब कहा कि अच्छा हरी सिंह ने तुमको गाली दे दी, इतनी हिम्मत, चलो चलते हैं। तो जब पी ने कहा कि भाई चलो चलते हैं, तो ये चल दिए। और चलने के बाद जब ये 5 लोग जो ऊपर वहाँ पहुँचे, 6 लोग हरी सिंह के खेत में पहुँचे, और पी ने शुरुआत में जाते ही गाली गाली देना शुरू कर दिया, और एच को सीधी गोली मार दी और निपटा दिया, सीधी हत्या कर दी। भाई QRSTU जब तक कोई बात समझते, इनको तो लग रहा था थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी, अपना माहौल बन जाएगा पी के आगे कि देखो हम कितने तुम्हारे सगे हैं, और ये मज़ा मज़ा में चल दिए कि चलो देखते हैं। और पी ने अपने जाते ही दुश्मनी निपटा दी, एच को मार दिया। अब मारने के बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है, और मुकदमा बनता है पी तथा अन्य बनाम जो राज्य होगा, जहाँ से भी होगा वहाँ से आपसे बना देंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, जज साहब ने, इन्होंने अपनी दलील रखी कि भाई मैं तो बस ऐसे ही गया था देखने, तब तक वहाँ इनके साथ गया था, और वहाँ पे इन्होंने हत्या कर दी, तो ये दोषी तो ये होंगे। लेकिन जज साहब ने धारा 149 है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, यहाँ आपको समझना है आपकी, देखिए सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय में अंतर समझिए।
सामान्य उद्देश्य मतलब है कि यहाँ आपकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं है, रात में बैठ के मुर्गा और दारू खा के प्लानिंग नहीं बनाई कि सुबह हरी सिंह को मारना है। बस ऐसे ही अचानक पी ने बोला कि यार चलो चलते हैं, आज आज उसको देखते हैं, और ऐसे ही आप साथ में चल दिए। अब वहाँ पे पी ने उसको निपटा दिया तो क्या हुआ, आप सभी के सभी क्या होंगे, सारे के सारे दोषी होंगे, सभी बराबर के दोषी होंगे। जो भी सज़ा है 302 का मुकदमा सब पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि केवल पी पे लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा 149 पे समझ लेते हैं कि इसकी आवश्यक तत्व क्या है। डायरेक्ट ही सवाल पूछा जाता है आवश्यक तत्व से। तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना चाहिए, मतलब मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। धारा 141 ये विधि विरुद्ध जमाव के लिए होती है। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, उद्देश्य मतलब उद्देश्य सेम होना चाहिए। आप इसको और एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ, और आप समझ सको तो मान लो कल्लू नाम का कोई डॉन है, और कल्लू नाम का डॉन का व्यक्ति जो है अपनी बोलेरो गाड़ी लेके और चौराहे पे निकला। वहाँ पे दो हट्टे कट्टे लड़के बाइक से आ रहे थे, उनसे उनकी टक्कर हो गई और कल्लू ने कुछ गाली गलौज दी तो लड़कों ने झड़ दिए 2-4 तमाचे। कल्लू का ईगो हट हो गया, कल्लू अपने मोहल्ले में आया और कल्लू ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर बोला कि यार चौराहे पे मुझे थप्पड़ मार दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा थप्पड़ मार दिया, इतनी हिम्मत, कल्लू डॉन को थप्पड़ मार दिया। तो उसके साथ जितने उसके दोस्त थे वो सारे के सारे क्या कर दिए, बोलेरो में बैठे। अब बस यहीं पे समझिए, जैसे ही बोलेरो में बैठे, अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, यहाँ पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कल्लू के कहने पे जैसे ही लोग वहाँ बैठे तो इन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया कि कुछ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मतलब अब ये एक तरीके से और अपनी आसान भाषा में समझना चाहते हो तो ऐसा समझो कि ये भी अपने हाथ सेंकने के लिए तैयार थे। मतलब इनको पता था कि कल्लू ने वहाँ लड़ाई की है, तो वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होगी, लेकिन तब भी ये आपस में अब बैठ गए गाड़ी में। यहाँ इन लोगों का क्या हो गया, सबका सामान्य उद्देश्य हो गया कि जाके उन दोनों लड़कों को क्या करना है, पीटना है। लेकिन यहाँ पे होता है उल्टा, कल्लू थोड़े से और जिद्दीले थे। कल्लू ने जाते ही वहाँ पे थोड़ी सी बहस हुई, कल्लू ने एक को निपटा दिया, गोली मार दी एक के। तो जब एक लड़का मर गया तो अब मुकदमा केवल कल्लू पे नहीं लगेगा, उन सारों पे लगेगा जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में गए थे। विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य का विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य बने थे, ठीक है ना। तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य बन गए गाड़ी में बैठते ही, 5 से ज़्यादा लोग हो गए। मुझे लगता है अब और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में ये चीज़ समझनी है, इसका पॉइंट, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में और कोई अपराध किया हो सभी बराबर के जिम्मेदार होंगे। ठीक है, धारा 1 ये सारे के सारे आपके उसमें आए हुए हैं यूपीएसआई में, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। चलिए हम लोग एक बार ये धारा 34 और 149 में अंतर समझ लेते हैं कि है क्या इनमें अंतर। तो देखिए अंतर क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। धारा 34 में क्या होता है, कम से कम मिनिमम 2 व्यक्ति होते हैं। मैं ये अभी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियस होकर समझना। धारा 34 में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, 149 में कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना चाहिए 149 के तहत। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में भागीदारी होनी चाहिए, मतलब क्राइम सीन पे आप होने चाहिए। ठीक है, और 149 क्या है, अपराध घटित होते समय विधि द्वारा मतलब अपराध घटित होते समय क्या होना चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव का आप सदस्य होने चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव का आप क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। तो ये अंतर है, थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से समझ लेना है। चलिए आज हम लोग अब जितना हम लोगों ने ये पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ रिवीजन भी करने की कोशिश करते हैं कि रिवीजन कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करिए। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा मैंने आप लोगों ने पहले ही बताया था, देखिए ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके क्या हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित अधिनियमित कब किया गया, तो यह किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। यह आया हुआ क्वेश्चन है, अधिनियमित पूछेगा तो 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और ये क्वेश्चन जब आपसे घुमा के पूछ लेगा कि ये कब प्रवृत्ति में आई, तो ये अधिनियमित हुई कब, 6 अक्टूबर 1860 में। अब पूछेगा प्रवृत्ति कब हुई, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आ नहीं पाया, कब थी, कब ये मतलब जब ये लागू कब हुई, तो आपकी कब हो जाएगी 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, ये क्वेश्चन छप नहीं पाया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। सामान्य रूप में एक व्यक्ति, इसको पढ़िए आप लोग, सामान्य रूप में इस चीज़ को समझना है, सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। सामान्य रूप से कोई किस तरीके से अपराध में भागीदार हो सकता है, तो इसका पहला एग्जाम्पल सुनिए, जब वह स्वयं अपराध करता है। अगर स्वयं अपराध किया है तो भागीदार हो ही गया। दूसरा आप सुनिए इसका ऑप्शन, जब वह अपराध करने में भाग लेता है। भाग लेता है मतलब समझ रहे हो ना, धारा 34 एंड धारा 149
समझ रहे हो ना। अगर उसके साथ सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में निकल लिए, मतलब ऐसे ही मज़ा मज़ा लेने के लिए चल दिए कि चलो आज देखते हैं कल्लू को थप्पड़ कैसे मार दिया उसको देखते हैं, और कल्लू जाके निपटा दिए, तो आप फंस गए। समझ रहे हो, बराबर के दोषी होंगे। इसलिए आइंदा ध्यान रखना, कभी किसी के साथ जब जाओ ना भीड़ का हिस्सा बनने, तो एक बार सोच लेना बराबर के जिम्मेदार हो के, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो ही जाएगी सही। अब हम चौथे नंबर पोर्शन की थोड़ी बात कर लें, तब थर्ड पे आएंगे। जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना एजेंट बनाता है, प्रेरित करता है, यानी कि कोई उसको भड़काए, तो ये भड़काना भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। अब चौथा देखिए, जब वह घटना तीसरा देखिए सॉरी, जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है। तो देखिए उपस्थिति मात्र से कोई आप अपराध के भागीदार नहीं हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कहीं के चौराहे पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसके मतलब आप अपराधी हो जाएंगे। अपराधी कब होंगे, जब सामान्य उद्देश्य को अगर अग्रसर करने में जब अपराध किया गया हो, धारा 149, या सामान्य आशय को अग्रसर करने में, धारा 34। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो इसमें से आपका थर्ड पोर्शन गलत हो जाएगा और आगे हुई ये चीज़ आपको हो जाएगी। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जो आईपीसी है इसके अंदर पुल्लिंगवाचक शब्द, अगर ये पुल्लिंग शब्द कहीं पे भी यूज़ होता है, तो आपको ये चीज़ समझनी है, ये ना तो नर हेतु ना नारी हेतु, ये हर व्यक्ति हेतु, जब नर और नारी दोनों के लिए यूज़ होता है। तो कहीं पे भी जब अभी हम लोग इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आगे इनका यूज़ आता है, वहाँ पे केवल पुल्लिंग शब्द लिखा होगा, तो पुल्लिंग से मतलब आप वहाँ पे केवल मर्द मत समझना, लड़का मत समझना, मेल मत समझना, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा आप समझ लें, जो आईपीसी के अंदर आपके जो स्त्री घातक शब्द है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो ये आपको यूज हो जाएगा किसी भी आयु की स्त्री के लिए। कोई भी आयु की स्त्री हो सकती है, वो चाहे वो 15 साल हो, 25 साल हो या 55 साल हो, ठीक है। तो ये अब देखिए आपको आता है, आपने धारा 34 पढ़ी थी बहुत मन से, तो आइए इसका देखिए कैसे क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में, कैसे आता है वो समझिए। निम्न वादों में कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता धारा 34 से संबंधित है, ये पूछा। धारा 34 से कौन संबंधित है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन कौन से संबंधित हैं। देखिए बार उसमें जो मैंने 4 आपको बताए थे 5, उसमें बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपका इस ये तीनों छोड़ के ये जो बारेंद्र कुमार घोष है, ये क्या है, धारा 34 का एक एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले जो जो मतलब इससे पहले जो मैंने वीडियो उसमें बोला था, उसमें कौन कौन से 4 मामले थे, इंदल सिंह बनाम क्राउन, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर, शंकर लाल बनाम गुजरात राज, और कांतिया बनाम बम्बई राज। ये 5 मामले थे जो मैंने बताए थे। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से, ये तो हो ही गया सॉरी, धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। अच्छा, धारा 34 की बात हो रही है, यहाँ समझने वाली बात है, धारा 34 की बात हो रही है, तो इसके लिए कम से कम मैंने कितने व्यक्ति बताए थे, कम से कम 2 व्यक्ति होनी चाहिए, तब धारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में अपराध होगा। तो एक से, अब देखो यहाँ लिखा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए, केवल 2 व्यक्तियों द्वारा, 5 व्यक्तियों द्वारा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा, या 1 से अधिक व्यक्ति। तो क्या होना चाहिए, 1 से तो अधिक होना चाहिए भाई, 1 से तो 1 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्कों का मिलन तभी होगा जब 2 व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दंड धारा संहिता में कौन सा तत्व आवश्यक है, ये देखिए धारा 34 के ही बारे में अगला क्वेश्चन है कि धारा 34 में कौन कौन से तत्व, जो मैंने आवश्यक तत्व लिखाए थे, आवश्यक तत्वों में क्या क्या मैंने लिखाया था कि सामान्य आशय होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई अपराध किया गया हो, तीसरा क्या है, कोई अपराध किया गया हो, चौथा क्या था, सभी बराबर के जिम्मेदार होंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने वो अपराध अकेले ही किया हो, पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए। तो अपराधकृत होना चाहिए, सही है, 1 से अधिक व्यक्ति द्वारा, ये भी सही है, और आपराधिक घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, तो सही बात है ना, पी वहाँ खड़े थे ना, रखवाली कर रहे थे, तो ये क्या है, उपरोक्त चारों सही है, ऑप्शन है। कांतिया बनाम मुंबई राज्य, ये भी मैंने बताया धारा 34 से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग अब और क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 34 में कौन कौन से, ये तो हो ही गया, कांतिया बनाम हो गया। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, तो ये कितनी है, 511 है, ठीक है, ये चीज़ आपको हो चुकी है। अच्छा, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। एक चीज़ बताइए, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, ये हालांकि मैंने अभी धारा तो पढ़ाई नहीं है महिला की लज्जा भंग करने वाली, लेकिन आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कॉमनली कि जितने भी अपराध हैं उनकी परिभाषाएं और उनके बारे में जो दंड है, उनके लिए जो दंड है वो सब किस में परिभाषित है, आपका आईपीसी में। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली वे में पूछा है,
तो ये जो हमला है ये दंडनीय है। दंड किस में दिया गया है, हमेशा पता है आपको दंड किस में होता है, दंड संहिता में, यानी कि आईपीसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईपीसी। और ये देखो, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है। ये अधिनियमित कब हुई थी, 1860 में, ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 में। लागू कब हुई, 1 जनवरी 1882 में, वो 1862 में, सॉरी बोलने में दिक्कत होगी, 1862 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विधि विरुद्ध जमाव, मैंने बताया था ना, विधि विरुद्ध जमाव में सबसे कितने व्यक्ति न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तो 5 व्यक्ति होना चाहिए। और ये कौन सी धारा है, 141। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन क्या करें। चलिए ये चीज़ देख लीजिए, सामान्य वादों निम्न आशय से संबंधित हैं। तो सामान्य आशय वाली कौन सी धारा है, आपको ये पता होनी चाहिए। तो सामान्य आशय की धारा कौन सी है, धारा 34। और धारा 34 में मैंने कितने मामले पढ़ाए थे आपको, जो जो मैंने मामले बताए थे वो आपके सामने रखे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था मामले डायरेक्ट पूछ लेता है। देखिए इसमें पूछा, महबूब शाह था 34 में, बारिंद्र कुमार थे ही, कांतिया थे ही, कौन से नहीं थे, डीपी बनाम बेड नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और एक शंकर लाल बनाम गुजरात राज्य का मामला भी इसी से संबंधित है। तो आज के लिए भाई साहब इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कोई विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, और ना मैं कोई एडवोकेट हूं, ना मैं सुप्रीम कोर्ट में कोई वकालतनामा करता हूं। आप लोगों को बस एक एक नॉर्मल वे में एक लड़का हूं जो कॉम्पिटिटर है आपकी तरह। जो बस फ़र्क इतना है कि मैंने पिछली साल जो जो पिछली भर्ती यूपीएससी 2016 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने रिटन क्वालिफाइड किया था। और मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, किस किस चीज़ से मैंने चीज़ें जो जो चीज़ें पढ़ी थी, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो आप लोग ज़रूर देखो, ना पसंद आए तो विधि विशेषज्ञों की कमी नहीं है, आपके यूट्यूब पे भी शायद कमी नहीं होगी। और वैसे भी आप लोग खुद विधि विशेषज्ञ होंगे, काफ़ी लोग तो खुद ही विधि विशेषज्ञ होंगे। तो जो लोग विधि विशेषज्ञ हैं, अगर उनको बुरा लगता है या उनको ना मतलब उनको लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं है, तो आप भाई ना देखें। और क्या मैं बोल सकता हूँ, बाकी जो लोग बिगिनर हैं, जो सीरियस होकर काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल देखें। मुझे लगता है देखना भी चाहिए। मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगा आपको देने की, और बिना किसी बकवास के जो भी मेन चीज़ रहेगी वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो भाई मेरे अगर बोलने में या कोई उस चीज़ में गड़बड़ी हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, और मतलब कुछ गलती हो तो क्षमा। और जो मेरी तरफ से बेस्ट होने की कोशिश थी वो मैंने आपके लिए आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और